तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक टॉपिक जो चैप्टर विद्युत चालन से संबंधित है यूपी बोर्ड के लिए। देखते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। धात्विक चालकों में विद्युत चालन, इसमें हम कवर करने वाले हैं ये पॉइंट्स। चालक में विद्युत धारा के चालक में धारा कैसे भागती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, जो हमारे धात्विक कंडक्टर होते हैं, धात्विक चालक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या परसेप्शन है, क्या आधार है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा किसी से तब क्या होगा, उस बारे में हम बात करेंगे, यानी माध्य मुक्त पथ। इसके बाद बात करेंगे शांति काल के बारे में, और इसके बाद बात करेंगे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर क्या होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चालक में विद्युत धारा। तो अगर हम चालक में विद्युत धारा की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम चालक की, कि असल में चालक होते क्या हैं और काम कैसे करते हैं। तो गाइस, होता क्या है कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अगर हम आवेश को अप्लाई कर दें तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाता है, उनको हम चालक कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या कंडीशन गाइस, अगर किसी भी चालक के अंदर जो आवेश है, आवेश अगर परिबद्ध है, परिबद्ध का मतलब समझ गए, आवेश अगर कैसा है हमारा, परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब होता है फिक्स्ड। अगर आवेश कैसा है हमारा, फिक्स्ड है, तो वहाँ पर उस चालक में धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि आवेश अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। लेकिन अगर जो आवेश है, क्योंकि मान लो हमारे पास चालक है, चालक के अंदर हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद अगर आवेश फिक्स्ड है, परिबद्ध है, तो चालक के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होने वाली। लेकिन अगर जो चालक जो है हमारे पास, इस चालक में जो आवेश है ये परिबद्ध नहीं है। आवेश जो है हमारे परिबद्ध नहीं है, बल्कि कैसे हैं, फ्री है। अब फ्री क्या होता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे फ्री हो चुके हैं। तो ऐसी पोजीशन में अगर हम लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र तो इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, और मोशन करने के बाद कंडक्टर के अंदर धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ये बात हमें बहुत क्लियरली समझनी होगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसके अंदर, धात्विक चालकों के अंदर, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर। तो धात्विक चालक या चालक की अगर बात की जाए तो चालक के अंदर जो कोई भी धारा अप्लाई करता है उनको कहा जाता है आवेश वाहक। अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज कैरियर्स। क्या कहते हैं इनको, चार्ज कैरियर्स, यानी आवेश वाहक। कि जैसे हमने किसी भी चालक पर वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद अगर आवेश कैसा होगा, फिक्स होगा, तब तो करंट अप्लाई नहीं होने वाला। लेकिन अगर वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाएंगे और चालक के अंदर धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, क्या थोड़ा इसको हम पहले साफ़ कर देते हैं, अपना कपड़ा ला करके इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलो, बाद में इस सेशन को हम दिमाग में रखेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ाने हैं। ठीक है, चलो सही है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा, वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित हो जाए उन्हें हम कहते हैं धात्विक चालक। क्या कहेंगे उनको, धात्विक चालक या फिर चालक कहते हैं। अब जो हमारे धात्विक चालक होते हैं, इनमें जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करके आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा अगर हमारे पास है वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे पास होते हैं नेगेटिव आयंस और इसके अंदर होते हैं हमारे पास पॉजिटिव आयंस, जो किसका काम करते हैं, आवेश वाहक का। क्योंकि आवेश वाहक के बिना किसी भी चालक के अंदर या धात्विक चालक के अंदर धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे कि अगर हमें चंदोसी से मुरादाबाद जाना है तो हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए चलने की, या तो हम अपने पैरों का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेन में बैठ के जाएंगे, बाइक से जाएंगे, हाँ साइकिल से भी जा सकते हैं और कार से भी जा सकते हैं। तो हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो ऐसे ही इन्हें कोई ना कोई मीडियम चाहिए धारा को प्रवाहित करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये नेगेटिव हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये
दोनों चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अब सबसे पहले होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी चालक है और धारा प्रवाहित कर दी गई, और धारा प्रवाहित जो की जाती है वो आवेशों से की जाती है। जो आवेश होता है वो किसी भी कंडक्टर को दिया जाता है, तो जितना आवेश किसी कंडक्टर को दिया गया, अगर उतना ही आवेश कंडक्टर से बाहर निकल रहा है तो समझ जाना कि वो कंडक्टर जो है वैद्युत उदासीन है। अरे भाई, जितना आवेश गया उतना ही उसने निकाल दिया, तो उसको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में जो है हम कहते हैं कि जो चालक होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं माना जाता। ठीक है। और मान लो अगर मैंने एक काम किया, वो क्या, यहाँ पर मैंने 2 कंडक्टर बनाए इस तरीके से। ठीक है। इसमें मैंने जो है चार्ज बोले तो करंट मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है करंट अप्लाई कर दिया, तो करंट इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसमें करंट कुछ और पहुँचे, यानी अमाउंट कुछ और पहुँचे, और इसमें अमाउंट कुछ और पहुँचे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बल्कि दोनों में करंट जो होगा बिल्कुल एक समान पहुँचेगा। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितना इनपुट चार्ज है, ओके गाइस ध्यान देंगे, जितना इनपुट चार्ज है अगर उतना ही क्या हो जाए, आउटपुट चार्ज, यानी प्रवेश करने वाला आवेश इज इक्वल टू बाहर निकलने वाला आवेश, तो वस्तु को क्या कहा जाता है? वैद्युत उदासीन कहा जाएगा। जो चालक होगा उसे हमें क्या कहा जाएगा? वैद्युत उदासीन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कहा जाएगा उसको। ठीक है। तो ये जो हमारा था पहला कंसेप्ट था कि धात्विक चालक के अंदर जो धारा होती है वो कब प्रवाहित होती है और कब प्रवाहित नहीं होती है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया तो उसको शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किस चीज़ की? धात्विक चालकों में विद्युत चालन की। ठीक है। धात्विक चालकों में विद्युत चालन की, तो इसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है। तो इसकी बात कैसे करेंगे समझ लो। देखो, कोई भी जो चालक होता है वो कैसा होता है? आवेश प्रवाहित करने पर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर देता है, ऐसे चालक होते हैं। ये तो सुना होगा, जैसे कि कोई भी हमने वायर लिया और सॉकेट के अंदर लगा दिया, उससे एक बल्ब जोड़ दिया, तो बल्ब क्या होगा? जलना स्टार्ट कर देगा, मतलब ब्राइट अप हो जाएगा। ठीक है ना। तो वहाँ पर वो तार कैसा होगा? हमारा कंडक्टर होगा। ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की। तो इसको समझने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, इसकी हमें अब ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है ये होता क्या है, चलो इस चीज़ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। देखो, प्रत्येक पदार्थ जो होता है, जो भी पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं परमाणु। ठीक है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। नाभिक के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो चक्कर लगा देते हैं अपनी स्थायी कक्षाओं के अंदर। भाई, जो उनका घर है ना, उसी घर में क्या करते हैं? वो चक्कर लगाते रहते हैं, और चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा का लॉस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या बताया कि भाई प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है, और इन कणों को हम कहते हैं परमाणु। परमाणु मतलब बोले तो एटम कहते हैं इनको। ठीक है। और परमाणु जो होता है, परमाणु में नाभिक होता है। परमाणु में हमारे पास होता है नाभिक, और नाभिक के अंदर होते हैं भैया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और नाभिक के बाहर जो ऑर्बिटल्स बने होते हैं, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। स्थायी बोले तो स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं हमारे। ठीक है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और एक इसकी आउटर मोस्ट, ये केवल मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, और ये रही इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यानी क्या हो गई? बाहरी कक्षा। इसको हम कहेंगे बाहरी कक्षा। ठीक है। तो ये बाहरी कक्षा हो गई हमारी, और ये क्या हो गई हमारी? आंतरिक कक्षा। इसे हम कहेंगे आंतरिक कक्षा। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन
ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा उसके ऊपर ये नाभिक सबसे ज़्यादा बल लगाएगा, सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होगा, नाभिक की नहीं, मतलब ये जो नाभिक के बाद कक्षाएं बनी हुई हैं, सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि मैं फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाला हूँ। अरे भैया, जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होगा, नाभिक से जो सबसे दूर होगा, उससे फोर्स क्या होगा? कम होगा। अब ऐसा हमें बताता कौन है? तो आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। कूलाम का नियम, जो कूलाम का नियम होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², या F ∝ 1/r²। अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो जो दूरी है बढ़ती जाएगी, तो जो बल होगा वो घटता चला जाएगा, और दूरी अगर घटती चली जाएगी तो जो बल होगा, कूलामीय बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो दूरी है वो बहुत कम है, किसकी कंपैरिजन में? इसकी कंपैरिजन में। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे लगेगा मैक्सिमम फोर्स, कूलामीय फोर्स, ठीक है, कूलामीय बल, और इस पर लगेगा मिनिमम कूलामीय बल, सबसे कम कूलामीय बल। तो बिल्कुल मतलब एकदम से भागने के लिए जो है ना, बिल्कुल तैयार है एकदम से ये। तो जैसे ही अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, क्या दे दें इसको हम? जैसे ही हम इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे क्या होगा? सबसे बाहर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है ये कूलामीय बल को तोड़ देंगे, और तोड़ देने के बाद क्या हो जाएंगे? बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, एकदम भागना दौड़ना बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मान लो मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं अब आपको देसी एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? बिल्कुल एक तरीके से फ्री है, बहुत कम फोर्स लग रहा है, ये कहीं भी आ जाने के लिए बिल्कुल फ्री है। जैसे किसी भी सिलेंडर के अंदर अगर गैस को भर दिया जाए, तो गैस में क्या होते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के अणु होते हैं। तो जो गैस के अणु होते हैं, जिस बर्तन के अंदर गैस के अणुओं को भरा गया है, वो जो अणु होते हैं उस गैस की दीवार से, मतलब जो बर्तन है उस बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, टकराते हैं, भागते हैं, टकराते हैं, भागते हैं। तो उनकी इस तरीके की मोशन को कहा जाता है रैंडम मोशन। क्या कहा जाता है? रैंडम मोशन। इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको यादृच्छिक गति, इसको कहते हैं हम यादृच्छिक गति कहते हैं, ठीक है। ज़रा स्केच में हम थोड़ी इंक भर लें, क्योंकि स्केच हमारा थोड़ा सा ढीला पड़ने लगा है, तो इसको थोड़ा सा ज़रा इंक पिला दें, और इंक पिलाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या कहानी इसके अंदर चल रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या आपसे कह रहा था यादृच्छिक गति के बारे में, ठीक है। तो यादृच्छिक गति क्या होती है? सिलेंडर के अंदर गैस को भर दिया, और गैस भरने के बाद गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी इधर, कभी उधर, वो भागे निकल रहे हैं और टकरा रहे हैं आपस में। तो ऐसी मोशन को कहा जाता है रैंडम मोशन। सेम यही सिचुएशन किसी भी कंडक्टर के अंदर होती है जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता। अरे भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, और बाय चांस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे भी दिया जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होंगे कंडक्टर से निकल के बाहर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? अरे भैया, वहाँ पर धनायन भी तो होंगे। धनायन क्या करेंगे? अपने आकर्षण बल की वजह से इलेक्ट्रॉनों को कंडक्टर से बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इन पे बल कम होता है, तो ये भागा दौड़ी कर सकते हैं। जबकि धनायन क्या होते हैं? एक ही जगह हिलते रहते हैं बस। धनायन क्या करते हैं? एक ही जगह इस तरीके से हिलते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भैया वो तो भागते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, और रैंडमली मोशन करते ही रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है इनको? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलो मैं इनका नाम लिख के दिखा देता हूँ। इनको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, अथवा इनका एक नाम और है चालन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है भैया कि चालक के अंदर या धात्विक चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लगभग कितनी होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये होती है आपकी 10⁻28 पर मीटर क्यूब। 10⁻28 पर मीटर क्यूब। असल में होता क्या है,
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगातार ही टकराते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है। और जो इनका टकराना होता है ये प्रत्यास्थ संघट्य होता है। असल में दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं, या एक ऑब्जेक्ट इससे टकराए या ये ऑब्जेक्ट इससे टकराए, ये दोनों आपस में टकराए, जिसको कहते हैं हम संघट्य। और जो इलेक्ट्रॉन का संघट्य होता है किसी भी पात्र की दीवार से, जैसे कंडक्टर है, कोई कंडक्टर की दीवार से होता है, तो उसको कहा जाता है भैया प्रत्यास्थ संघट्य हो रहा है, इलास्टिक कोलाइजन हो रहा है। तो ऐसी पोजीशन में होता क्या है कि जो औसत वेग होता है, ध्यान देंगे, जो औसत वेग होता है वो कुछ ना कुछ तो होता है। तो औसत वेग कितना होता है उसको बताने से पहले इसको मुझे थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले जगह पूरी भर चुकी है, उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। चलो तो पहले साफ कर देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल हम पूरा नहीं कर रहे हैं, अभी पूरा होगा, देखते हैं और कितना टाइम लगता है इसको पूरा करने में। तब तक वीडियो को भैया ध्यान से देखते रहें, जागते रहो, सोना नहीं है। ये वीडियो 12 बजे बननी है वैसे भी रात को, ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, तो क्या होता है उसमें औसत वेग की बात चल रही थी कि जब भैया इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं तो क्या होता है, इनका जो औसत वेग होता है वो शून्य हो जाता है, औसत वेग इनका जीरो हो जाता है। कैसे जीरो हो जाता है भैया, जितने इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जा रहे हैं तो उतने इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट में जा रहे होते हैं। कहने का मतलब इनका जो स्पिन होता है, जितने इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्लॉकवाइज होता है उतने इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिस वजह से जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है, जीरो, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्डिंग। तो वी एवरेज कितना हो जाता है हम लोगों का, जीरो हो जाता है। लेकिन जो औसत चाल होती है वो जीरो नहीं हो पाती। अब जीरो कैसे नहीं होती, चलो एक फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। वी आर एम एस इज इक्वल टू 3kT/m। तो यहाँ लगाते हैं वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और रूम टेम्परेचर 300 और मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो सॉल्व करेंगे तो जो अप्रॉक्स वैल्यू है 1.17 इंटू 10⁻+5, क्योंकि 31 माइनस के ऊपर जाए कैसे हो जाएंगे, प्लस के 31, और 31 में से 23 कितने बचे आपके, प्लस के 5 बच गए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी औसत चाल हो गई। तो आपको याद रखना होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के हिसाब से किसी भी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻28 पर मीटर क्यूब होती है, और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी औसत चाल कितनी होती है, 1.17 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जिसको अप्रॉक्स में हम 10⁵ मीटर पर सेकेंड लेट कर सकते हैं इसको छोड़ने के बाद, ठीक है। तो आप इसको कॉपी भी करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, क्योंकि बिना नोट्स के फिजिक्स का कोई महत्व नहीं है, और एग्जाम में आपके नोट्स ही काम में आएंगे, क्योंकि लेक्चर आप इतनी जल्दी देख भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप दिखना चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके इस लेक्चर को देख सकते हो, कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि भाई चाल कितनी होती है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर मुक्त माध्य पथ की। किसकी बात करेंगे, मुक्त माध्य पथ की बात करेंगे, ठीक है, मुक्त माध्य पथ। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको क्लीन कर दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के लिए कहाँ गया कपड़ा कहाँ है हमारा, तो ये रहा हमारा कपड़ा, जिससे ये साफ हो गया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, धन आयनों से टकराते रहते हैं, यानी धन आयनों के बीच में फंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धन आयनों से टकराते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब दो लगातार धन आयनों से टकराते हैं तो टकराने के द्वारा जो पथ तय किया जाता है उसे मुक्त पथ कहते हैं, मुक्त पथ। इलेक्ट्रॉन गया और टकरा गया किससे, धन आयन से। तो जैसे टकराया धन आयन से, फिर टकराया धन आयन से, तो टकराने के बाद जो दूरी तय की गई उस दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य पथ, मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम माध्य निकालें, इसका अगर हम एवरेज निकालें तो हम क्या कहेंगे, मुक्त माध्य पथ कहेंगे। यानी कहने का मतलब लैम्डा बार, या हम कह सकते हैं इसको लैम्डा एवरेज, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर। कितनी होगी, 10⁻⁹ मीटर। और हाँ, जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो हम बात करेंगे यहाँ पर श्रांति काल की, कि भैया
कब मिलती है इलेक्ट्रॉन को श्रांति, हम उस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन दो धन आयनों से लगातार टकराता है, तो टकराने के दौरान जो समय तय किया जाता है उस समय को हम कहते हैं श्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम। देखो ऐसे लिखा जाएगा श्रांति काल, ठीक है। पहले मुक्त माध्य पद क्या होता है तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से क्रमागत दो टक्करों के दौरान तय की गई दूरी जो होती है वो मुक्त पद कहलाती है, और उसका जो माध्य होता है वो माध्य मुक्त पद कहलाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 10⁻⁹ मीटर होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। बात करेंगे शांतिकाल की, तो शांतिकाल में क्या बताएंगे, किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, शांतिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शांतिकाल। और इसे जो है टॉ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, टॉ से करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का हमारा टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है हमारा, ये एक तरीके का रिलैक्सेशन टाइम यानी समय होता है हमारा, ठीक है। और सब लोग पता है क्या जानते हैं, सब लोग ये जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी अपॉन चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो समय बराबर दूरी कितनी हम लोगों के पास 10⁻⁹, ठीक। चाल कितनी थी हम लोगों के पास 10⁻+5। तो समय कितना हो गया -9, और इसे ऊपर ले जाओ -5, कितना हो गया -14 सेकेंड। तो समझने वाली बात यह है कि धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जब धन आयनों से टकराते हैं, टकराने का जो समय होता है, जो शांति काल, वो कितना होता है 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शांति काल किसे कहते हैं और मुक्त माध्य पद किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझाओ। इसके अलावा धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों से आप क्या समझते हो, तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो आप जो है इसका ना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आई होप सो ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको कर देते हैं साफ। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अंदर आ गया कौन कौन, माध्य मुक्त पद, और कौन आ गया भैया, शांतिकाल आ गया, शांतिकाल, अपना शांतिकाल, सबका शांतिकाल। निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, हाँ ये भी तो साफ करना है, निरमा। तो अब बात करेंगे कि अगर किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, कैसे कर दिया जाए भैया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, उसके लिए इसमें एक बैटरी को लगा दिया गया, ये बैटरी प्लस और ये बैटरी माइनस। अब क्या है, ये लिख देंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, नोट करते रहें पर नोट्स के अंदर ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ चलती है। क्या चलती है हमारी, प्लस से माइनस की तरफ चलती है। असल में होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, इलास्टिक कोलाइड यानी संघट्य करते हैं, तो जिस दौरान संघट्य होता है मतलब टकराते ही वेग बढ़ा फिर कम हो गया। देखो ध्यान से देखना इसको, बढ़ के घट गया, बढ़ के घट गया, देखा, बढ़ के घट गया, बढ़ के घट गया। तो जैसे टकरा के इनका वेग बढ़ता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद ये जो अदर धनायन होते हैं उनसे आके ये टकराते हैं, और टकराने के बाद अपनी एनर्जी का लॉस कर देते हैं हीट की फॉर्म में, जिससे क्या होता है, कंडक्टर हीट हो जाता है। कभी कभी देखा नहीं देखा, कभी कभी क्या हर बार होता है, जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर में करंट अप्लाई करते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट दिखाना, ऊष्मा को बाहर निकालना हमें दिखाना स्टार्ट कर देता है। जैसे टकराए वेग बढ़ा, बढ़ के घट गया, स्लो मोशन करके देख लेना, बढ़ के क्या हो गया, घट गया, बार बार ये होता रहता है। और जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मान लो अब बढ़ गई, टकराया नेक्स्ट धनायन से तो उसे लूज कर देगा, उसके बाद ये बन जाएगा गजनी,
और गजनी बनने के बाद क्या करेगा, ये सब कुछ भूल जाएगा। भूलने दोबारा फिर आएगा और फिर क्या करेगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर क्या करेगा, फिर भूल जाएगा और फिर क्या करेगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा। तो बार बार ये प्रोसेस चलती रहेगी और कंडक्टर हमारा क्या होगा, गर्म होता रहेगा। लेकिन ऐसी पोजीशन पता है क्या होगा, जैसे ही किसी भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मोशन में आ जाएंगे, भैया भागना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्लस से माइनस की तरफ खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, प्लस से माइनस की तरफ खींच रहा होगा, दूर हटाने की कोशिश कर रहा होगा, तो एक छोटा सा, एक अति सूक्ष्म वेग जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को भगाने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लेके भाग रहा है, लेकिन एक बहुत ही कम ऐसा वेग होगा जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेके भागने की कोशिश करेगा। तो इस औसत सूक्ष्म नियत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग, या इसका एक नाम और है अपवाह वेग, और इसको क्या करते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख के दिखाता हूं कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन औसत सूक्ष्म नियत वेग से गति करना स्टार्ट कर देते हैं, गति करते हैं, वो भी कैसा, ई के अपोजिट, ई के अपोजिट। तो ऐसे वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है अपवाह वेग। और किसी भी धातु के अंदर अपवाह वेग की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। तो ऐसा एमसीक्यू आपका बन सकता है और एग्जाम में आपसे कह सकता है कि भाई अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि अपवाह वेग जब भी चालक के सिरों पर स्थापित किया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन जिस औसत सूक्ष्म नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र विरुद्ध दिशा में गति करते हैं उसको अनुगमन वेग कहा जाता है, उसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो हमारा अनुगमन वेग है ये आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अनुगमन वेग जो होता है डिपेंड किस पे करता है, हमारा टेम्परेचर पर, क्योंकि मैंने आपको अभी ये फॉर्मूला बताया था Vrms इक्वल टू क्या होता है, √3 kT/m। तो ये जो होता है हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मैंने इस कंडक्टर को गर्म किया तो इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन है वो बढ़ जाएगा, जो वेग है वो आपका बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ने की वजह से क्या होगा, श्रांतिकाल घट जाएगा। यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि अगर किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम क्या बताएंगे, अगर तुमने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी, और इसी ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन करते हैं, क्या करते हैं, बार बार भागते हैं। तो अगर ऊष्मा बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तेज तेज भागेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन तेज तेज भागेंगे तो जल्दी 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 आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, जिससे क्या होगा, श्रांति काल घट जाएगा। तो आई होप सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फिर आपको मैं कुछ काम की बातें बता देता हूँ। ठीक है, चलिए पहली बात, आज हमने स्टार्ट किया था धातुओं में करंट अप्लाई कैसे किया जाता है, धातुओं में आवेश कैसे भागता है। तो उसके लिए मैंने पहले किसी भी धात्विक चालक के अंदर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया धातु चालक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैद्युत अपघट्य के अंदर धनायन और ऋणायन होते हैं। इसके अलावा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो मैंने इसके लिए आपको समझाया था मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना है, जिसको परमाणु कहते हैं। परमाणु में नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है उस पर आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा होता है, कूलामी है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होता है उस पर आकर्षण बल कम लग रहा होता है। तो जैसे अगर कहीं से बाहर से उसे एनर्जी मिल भी जाती तो वो क्या होता है, एकदम से फ्री हो जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और हाँ, इससे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻28 होती है, और इसी को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। और मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल जो होता है इसी के बेस पर ये बताया गया है कि भैया
कि श्रांति काल क्या होता है। इसी की बेस से बताया गया है कि हमारा माध्य मुक्त पद क्या होता है। इलेक्ट्रॉन आएगा, धन आयनों से विषुम 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 टकराएगा, तो दो धन आयनों से टकराने के दौरान जो दूरी होगी उसको हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस, कितनी होती है, 10 टू पावर माइनस के रूप में होती है, यानी बहुत कम होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लगभग 10 टू पावर माइनस 9 मीटर होती है, ठीक है। जबकि जो हमारा शांति काल होता है, जो हमारा कितना होता है, जो हमारा शांति काल होता है, शांति काल हमारा 10 टू पावर माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 14 सेकेंड होता है। तो इसके अलावा मैंने आगे आपको बताया अनुगमन वेग के बारे में कि जैसे वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस औसत सूक्ष्म नियत वेग से गति करेंगे उसको अनुगमन वेग कहा जाता है। तो आज मैंने इतने टॉपिक आपको क्लियर करा दिए हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल आपका क्लियर हो चुका है, अनुगमन वेग आपका क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा अनुगमन वेग के कंसेप्ट के बारे में, अनुगमन वेग के डेरिवेशंस के बारे में, अनुगमन वेग किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये अपवाह वेग किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है और इस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो अगले लेक्चर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।